रोहन को बिग बुल की कैद से किडनैप करके लंकेश अपने साथ ले जा रहा था। तभी उनकी कार के सामने मायरा आकर खड़ी हो गई, जो पहले से कई गुना पावरफुल बन गई थी। उसने कार में बैठे रोहन को घूर कर देखा और गुस्से से ललकारा, बाहर निकलो रोहन, मुझे अपना बदला पूरा करना है। मायरा को अचानक से अपने सामने देखकर रोहन पहले ही हैरान था। ऊपर से उसकी ये अचानक से सामने आई विशाल शक्तियों ने उसके होश ही उड़ा दिए। वो समझ नहीं पा रहा था कि मायरा में अचानक से ये बदलाव कैसे आया, उसे ये शक्तियां कहां से मिली। अब ये क्या बला है? क्या तुम इस लड़की को जानते हो? लंकेश ने रोहन से पूछा। हाँ, ये मायरा है, रिया की सौतेली बहन, जो हमें कुछ खास पसंद नहीं करती। इसे गलतफहमी है कि इसके भाई मयंक को मैंने मारा है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, ये अचानक से इतनी ताकतवर कैसे बन गई? रोहन ने लंकेश को सारा माजरा बताया। वो कितनी भी ताकतवर हो, तुम टेंशन मत लो, मेरे आदमी उससे निपट लेंगे। तुम बस कार में आराम से बैठो और फाइट का आनंद लो। लंकेश की ये बात सुनकर रोहन बोला, नहीं, ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसे मैं ही सुलझाऊंगा। मुझे बाहर जाने दो, मैं उससे निपटता हूं। रोहन, बात को समझो, अभी तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि तुम उस मायरा से मुकाबला कर सको। और ये मत भूलो कि तुम्हारे हाथ पैर अभी भी इस खास रेड मेटल की जंजीरों से बंधे हैं, तो तुम्हारा उस लड़की से लड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लंकेश ने रोहन को समझाते हुए कहा। अब रोहन लंकेश की इस बात पर कुछ कहता, उसके पहले ही लंकेश ने कार में बैठे अपने दोनों आदमियों को बाहर जाकर लड़ने का इशारा कर दिया। तभी उन दोनों आदमियों ने अपनी हाईटेक गन निकाली और मायरा के सामने जाकर खड़े हो गए। इन चूजों को क्यों भेजा है? मुझे रोहन चाहिए, मायरा गुस्से से बोली। यह सुनकर सामने खड़े दोनों आदमियों को गुस्सा आ गया और वो अपनी बंदूकें मायरा के ऊपर तान कर गोलियों की बरसात करने लगे। लेकिन तभी मायरा ने जो किया, उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। मायरा ने अपने हाथों के दोनों पंजे झटके के साथ खोले और अपने नाखूनों को 10 इंच लंबा कर लिया। फिर अपने ऊपर बरस रही गोलियों को उन तेज और मजबूत नाखूनों से हवा के बीच में ही रोककर काट दिया। ऐसा करने के दौरान मायरा की स्पीड काफी तेज थी। मायरा की ये शक्तियां देखकर कार में बैठे रोहन को फिर से एक झटका लगा। क्या मायरा भी एक सुपर विलेन बन गई है? रोहन ने हैरान और कंफ्यूज होकर कहा। उधर लंकेश के दोनों आदमियों की गोलियां मायरा के ऊपर बेकार जा रही थी। ऐसे में उन्होंने अपनी कार की डिक्की खोली और अंदर से मिनी मिसाइल गन बाहर निकाल ली। फिर अगले ही पल दोनों ने 2 मिसाइल एक साथ मायरा के ऊपर दाग दी। ये देखकर मायरा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। फिर जैसे ही वो 2 मिसाइल उसके नजदीक आई, उसने पहली मिसाइल को एक जोरदार किक मारकर हवा में ऊपर उछाल दिया, जबकि दूसरी मिसाइल को अपने तेज नाखूनों से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर बेकार कर दिया। ये देखकर सामने खड़े दोनों आदमियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वो दोनों कुछ और करते, उसके पहले मायरा हवा में ऊपर उछली और ऊपर जा रही पहली मिसाइल को हाथों से पकड़कर बुलेट की रफ्तार से उन दोनों आदमियों पर फेंक दिया। उससे एक जोरदार धमाका हुआ। फिर जब धुआं छटा तो सामने उन दोनों आदमियों की लाशें पड़ी हुई मिली। ये नजारा देखकर कार में बैठे लंकेश को बड़ा गुस्सा आया। ये लड़की अब मेरा दिमाग खराब कर रही है। मेरी बात मानो लंकेश, मुझे जाने दो, मैं मायरा को रोक सकता हूं। रोहन ने लंकेश को समझाना चाहा। नहीं, इससे तो मैं खुद ही निपटूंगा, लंकेश गुस्से में बोला और फिर उसने कार की डिक्की में से एक हाईटेक बम बाहर निकाला। फिर लंकेश मायरा के सामने खड़ा हुआ। तुमने मेरे आदमियों को मारा, लंकेश का रास्ता रोका, अब तुम इसका अंजाम देखोगी। इतना बोलकर लंकेश ने अपना हाईटेक बम मायरा के ऊपर फेंक दिया। मायरा ने उस बम को भी अपने तेज नाखूनों से काटना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने बम को टच किया, वो फट पड़ा। उससे एक बहुत तेज धमाका हुआ। वहां चारों ओर एक आग का बड़ा सा गुब्बारा फट पड़ा। उस धमाके की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। ये देखकर लंकेश के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। लेकिन जब धीरे धीरे धुआं छटने लगा तो सामने का नजारा देखकर लंकेश की खुशी हैरानी और दुख में बदल गई। उसने देखा कि मायरा अभी भी अपने पैरों पर खड़ी है।
इतने पावरफुल बम के धमाके के बावजूद उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। लंकेश की हरकत ने मायरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। उसने लंकेश को घूरते हुए देखा और धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए अपने हाथ के नाखूनों को हवा में लहराने लगी। ये देखकर लंकेश समझ गया कि अब मायरा उसे नहीं छोड़ेगी। ऐसे में वो अपने कदम धीरे धीरे पीछे करने लगा। तभी वो कार में बैठे रोहन के पास जा पहुंचा। लंकेश, मेरी बात मानो, मुझे इन जंजीरों से किसी तरह से आजाद कर दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। रोहन ने लंकेश को फिर से मनाना चाहा। इस बार लंकेश रोहन की बात सीरियस होकर सोचने लगा। हालांकि वो कुछ भी करता, तभी मायरा ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर गुस्से में लंकेश की ओर फेंका। ये पत्थर रोहन के पास खड़े लंकेश की ओर तेजी से आ रहा था। अगर ये लंकेश से टकराता तो साथ में रोहन को भी नुकसान पहुंचता। लेकिन तभी अचानक से एक जोरदार किक आई और उस पत्थर के 2 टुकड़े करके उसे बीच में ही रोक दिया। जब रोहन ने उन्हें बचाने वाले का चेहरा देखा तो वो खुश हो गया। काव्या, तुम और यहां? ये रोहन की बहन काव्या थी, जिसने सही समय पर आकर अपने भाई को मायरा के वार से बचा लिया था। हालांकि रोहन की आड़ में लंकेश की जान भी बच गई थी। काव्या के साथ जय भी वहां मौजूद था। अब तुम कौन हो? मायरा ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। मेरा नाम काव्या है, मैं रोहन की बहन हूं और तुम मेरे भाई से जितना दूर रहो उसी में तुम्हारी भलाई है, वरना। अब काव्या आगे कुछ कहती, तभी मायरा जोर जोर से हंस पड़ी। अब ये रातों रात रोहन की बहन कहां से पैदा हो गई? मुझे तो लगा था कि रोहन अनाथ है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। इतना बोलकर मायरा चुप हो गई और फिर कुछ सोचते हुए सीरियस होकर बोली, लेकिन देखा जाए तो ये अच्छी बात है। रोहन ने मेरे भाई मयंक को मारा था, अब मैं उसकी बहन को मारकर अपना बदला लूंगी। इतना बोलकर मायरा ने काव्या पर हमला बोल दिया। वो अपने तेज और बड़े नाखूनों से काव्या पर अटैक करने लगी। मायरा की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि काव्या को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे मायरा पर काउंटर अटैक करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वो बस खुद को किसी तरह से मायरा के खतरनाक वार से बचा रही थी। तभी मायरा ने अपनी स्पीड और बढ़ा दी। अब उसके वार और भी तेजी से हो रहे थे। ऐसे में काव्या को इन हमलों से बचने में मुश्किल होने लगी और अगले ही पल वो मायरा के तेज नाखूनों का शिकार हो गई। उसके हाथ पर उन नाखूनों से खरोंच लग गई। इससे काव्या के हाथ पर एक बड़ा सा कट लग गया और उसमें से खून बहने लगा। काव्या, तुम ठीक तो हो? रोहन टेंशन में आकर बोला और कार से बाहर निकलकर काव्या की मदद करने जाने लगा। लेकिन कार में बैठे लंकेश ने उसे रोक लिया। नहीं रोहन, तुम अभी लड़ने की हालत में नहीं हो और तुम्हें खोने का रिस्क मैं नहीं ले सकता। क्या कर रहे हो लंकेश? छोड़ो मुझे, मेरी बहन मुसीबत में है। रोहन चिढ़कर बोला। तभी जय एक्शन में आया और काव्या के पास जाकर खड़ा हो गया। आप अकेली नहीं हो काव्या दीदी, अब हम दोनों मिलकर इस मायरा को सबक सिखाएंगे। जय की ये बात सुनकर रोहन की जान में जान आई और अब वो जय और काव्या के अगले मूव का इंतजार करने लगा। अब तुम कौन हो? मायरा ने जय को फाइट के बीच में खड़ा देखकर पूछा। मैं जय हूं, रोहन का कजिन ब्रदर, और मैं तुम्हें अपने भाई बहन को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। जय की ये बात सुनकर मायरा खुश होकर मुस्कुराने लगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, आज मुझे सिर्फ रोहन की बहन ही नहीं, भाई को भी मारने का मौका मिलेगा। इतना बोलकर मायरा ने जय और काव्या दोनों पर हमला बोल दिया। अब काव्या और जय दोनों एक साथ मिलकर मायरा पर अटैक कर रहे थे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मायरा को उन दोनों से लड़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, बल्कि वो अकेली उन दोनों पर भारी पड़ रही थी। ये देखकर जय अग्रेसिव हो गया और मायरा पर दोगुनी रफ्तार से हमला करने लगा। ऐसे में मायरा का पूरा फोकस जय से फाइट करने में चला गया। इसका फायदा काव्या ने उठाया और मायरा के चेहरे पर एक जोरदार किक मारी। इससे मायरा के चेहरे पर हल्की सी खरोंच आ गई। ये देखकर मायरा का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने जय को एक किक मारकर खुद से दूर किया और फिर अपने सभी तेज नाखून काव्या के पेट पर दे मारे। आह! काव्या दर्द से चिल्लाई और जमीन पर गिर पड़ी। वो बुरी तरह से घायल हो गई थी और अपने पैरों पर खड़ी ही नहीं हो पा रही थी।
ये देखकर जय का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और वो गुस्से से चिल्लाया, मायरा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और तभी जय के गले में मौजूद ब्लू स्टोन लॉकेट चमक उठा। ऐसा होते ही गुस्से से तिलमिलाया जय एनर्जी से लबालब होकर मायरा को मारने दौड़ा। फिर जय और मायरा के बीच घमासान हाथापाई होने लगी। इस बार जय मायरा पर भारी पड़ रहा था और फिर कुछ ही देर की फाइट के बाद जय ने मायरा को एक किक मारकर जमीन पर गिरा दिया। फिर गुस्से में उसके पास जाकर उस पर मुक्कों की बरसात कर दी। जय में अचानक से आई इस ताकत को देखकर मायरा भी हैरान रह गई। लेकिन तभी मायरा ने अपने पहले से 10 इंच लंबे नाखूनों को 20 इंच लंबा कर लिया और फिर 10 के 10 नाखून अपने ऊपर मौजूद जय की पीठ में गाड़ दिए। जय दर्द से कराया और देखते ही देखते उसकी शर्ट पीठ से निकले खून से सन गई। फिर मायरा ने जय को पुश करके दूर जमीन पर फेंक दिया। अब काव्या की तरह जय भी घायल था और अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। अपने भाई और बहन की ये हालत देखकर जय का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे काव्या और जय की टेंशन होने लगी। उधर मायरा जमीन पर पड़े काव्या और जय को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रही थी। नहीं मायरा, वहीं रुक जाओ, मेरे भाई और बहन से दूर रहो, रोहन गुस्से से चिल्लाया। रोहन की ये टेंशन देखकर मायरा खुश हो गई। अब तो इन दोनों को मारने में और भी मजा आएगा, मायरा शैतानी मुस्कान के साथ बोली और जय और काव्या को मारने के लिए अपने लंबे नुकीले नाखूनों को जानबूझकर हवा में लहराते हुए रोहन की जान जलाने लगी। ये देखकर रोहन के सब्र का बांध टूट गया और वो अपने हाथ पैर में बंधी रेड मेटल की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन शरीर में कोई एनर्जी ना होने के कारण वो उन्हें तोड़ नहीं पा रहा था। रोहन, अगर तुम मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। लंकेश ने रोहन को फिर से लालच दिया। क्या तुम इन जंजीरों को तोड़ सकते हो? अपने भाई बहन की जान बचाने को बेताब रोहन ने पूछा। इस पर लंकेश ने अपने बैग से रेड मेटल से बनी एक खास आरी बाहर निकाली। ये आरी उसी रेड मेटल से बनी हुई है जिससे तुम्हारे हाथों में बंधी ये जंजीरें बनी हैं, इसलिए ये तुम्हें आजाद कर सकती हैं। लंकेश की ये बात सुनकर रोहन को उम्मीद की एक किरण नजर आई और अपने भाई बहन को बचाने के लिए उसने लंकेश की डील पर हामी भरते हुए कहा, ठीक है, हम एक नई डील करते हैं। तुम बिग बुल की मौत चाहते हो और मैं उसे आज नहीं तो कल मार ही दूंगा। उसके मरने के बाद तुम शौक से पूरे सिंगापुर पर राज करना। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बस बदले में तुम्हें रिया और मेरी लाइफ में कोई दखलंदाजी नहीं करनी होगी। और हाँ, मेरे घायल भाई बहन को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा। बोलो, है मंजूर? इस पर लंकेश मुस्कुराया और रोहन से हाथ मिलाते हुए बोला, हाँ, मुझे ये डील मंजूर है। इतना बोलकर उसने रोहन के हाथ पर बंधी रेड मेटल की जंजीरों को अपनी उसी मेटल से बनी आरी से काट दिया और अगले ही पल रोहन उन जंजीरों से आजाद हो गया। उधर मायरा घायल काव्या और जय को मारने उनके पास पहुंच चुकी थी। वो अपने तेज नाखूनों से उन पर अटैक करने ही वाली थी कि तभी रोहन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मेरे भाई बहन तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। इतना बोलकर रोहन गुस्से से मायरा को घूरने लगा। इस पर मायरा ने भी रोहन को घूरा और बोली, जरूर, तुम्हारा खून बहाने को तो मेरे हाथ कब से तरस रहे हैं। इतना बोलकर मायरा अपने 20 इंच के लंबे नाखूनों को हवा में लहराने लगी। तो अब क्या होगा आगे? क्या मायरा की इस न्यू सुपर पावर के आगे रोहन टिक पाएगा या फिर बिना किसी एनर्जी के खड़े रोहन को मायरा मार देगी? जानने के लिए सुनिए। मायरा काव्या और जय को घायल करके उन्हें मारने ही वाली थी, लेकिन तभी रोहन लंकेश के साथ डील करके जंजीरों से आजाद हो गया था और फिर मायरा के सामने लड़ने की पोजीशन में खड़ा हो गया। रोहन को अपने सामने देखकर मायरा खुश हो गई और बोली, तुम्हारा खून बहाने को तो मेरे हाथ कब से तरस रहे हैं रोहन, लेकिन मैं तुम्हारा खून नहीं बहाना चाहता मायरा। अभी भी तुम्हारे पास समय है, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। रोहन ने मायरा को चेतावनी दी। तुम चाहो तो भी मुझे कुछ नहीं कर सकते रोहन। अब मैं वो पहले वाली मायरा नहीं रही। अब मैं एक सुपर विलेन बन गई हूं
मायरा ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैं देख सकता हूँ। तुम्हारे पास कुछ नई शक्तियां आ गई हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना बन जाओ, अगर तुम मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाओगी तो मजबूरन मुझे तुम्हें नुकसान पहुंचाना होगा। रोहन ने मायरा को दोबारा सावधान किया। बहुत हो गई बातें, कौन किसे नुकसान पहुंचाएगा ये अभी पता चल जाएगा। मायरा गुस्से से बोली और रोहन पर हमला करने तेजी से आगे बढ़ी। उधर रोहन अपनी जगह से नहीं हिला। वो मायरा के पहले मूव का इंतजार कर रहा था और जैसा कि रोहन को लास्ट फाइट देखकर उम्मीद थी, मायरा ने इस बार भी अपने तेज और लंबे नाखूनों को हथियार बनाया और रोहन को नोचने की कोशिश की। लेकिन रोहन इसके लिए पहले से ही तैयार था। वो जानता था कि उसके पास फिलहाल कोई एनर्जी नहीं है। बिग बुल की कैद से आजाद होने के दौरान उसकी सारी एनर्जी नष्ट हो गई थी। इसलिए जब मायरा ने वार किया तो रोहन काउंटर अटैक करने की बजाय अपने सिक्स्थ सेंस की मदद से इधर उधर मूव होकर मायरा के वार से बचने लगा। ये देखकर मायरा ने अपनी हमला करने की स्पीड बढ़ा दी। इससे रोहन को अब मायरा के तेज नाखूनों से बचने में दिक्कत हो रही थी। तभी रोहन लंकेश की कार के पास गया और उसने वो रेड मेटल से बनी हुई जंजीर उठा ली जिससे टिंग और टैंग ने उसे बांधा था। उसके बाद मायरा जैसे ही रोहन को मारने आई, उसने उसी जंजीर को मायरा के नाखूनों के आगे अड़ा दिया। रोहन की ये तरकीब काम आई और मायरा के तेज नाखून भी उस रेड मेटल वाली जंजीर को तोड़ नहीं पाए। ये देखकर रोहन को एक और तरकीब सूझी। फिर जब अगली बार मायरा फिर से रोहन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी तो रोहन ने उसी रेड मेटल वाली जंजीर से मायरा के दोनों हाथ बांध दिए। ये देखकर मायरा को गुस्सा आया। उसने खुद को उस जंजीर से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। वो इसी में उलझी हुई थी और रोहन को भी इसी मौके की तलाश थी। उसने फौरन घायल काव्या और जय को लंकेश की कार में बिठाया और उन्हें हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया। तुम इन जंजीरों को नहीं तोड़ पाओगी मायरा, इसलिए तुम्हारा कोशिश करना बेकार है, रोहन ने मायरा से कहा और फिर पीठ दिखाकर वहां से जाने लगा, क्योंकि वो मायरा को जान से नहीं मारना चाहता था और फिलहाल मायरा से रोहन या उसके दोस्तों को कोई खतरा भी नहीं था। रोहन मायरा को जंजीरों में फंसाकर जा रहा था, जिसे देखकर मायरा को बड़ा गुस्सा आया। तुमने मेरे दोनों हाथ भले ही जंजीर से बांध दिए रोहन, लेकिन मेरे दोनों पैर वो तो अभी भी आजाद हैं। मायरा शैतानी मुस्कान के साथ खुद से बोली और उसने अपने पैर के नाखूनों को 10 इंच लंबा कर लिया। फिर वो तेजी से पीठ दिखाकर जा रहे रोहन की ओर हमला करने दौड़ पड़ी। उधर रोहन को अपने सिक्स्थ सेंस से खतरे का आभास हो गया और वो खुद को बचाने के लिए पलटा, लेकिन तब तक देर हो गई थी। मायरा उसके बेहद करीब आ गई थी और उसने अपने पैर के तेज नाखून रोहन की बाजू पर किक मारते हुए गाड़ दिए। रोहन दर्द से कराया और वो घुटनों के बल गिर पड़ा। तभी मायरा ने अपने दूसरे पैर से रोहन के उसी घाव वाले हाथ पर दोबारा किक मारी। इससे रोहन को बहुत तेज दर्द हुआ और वो जमीन पर गिर पड़ा। रोहन के शरीर में पहले ही एनर्जी नहीं थी, ऊपर से मायरा ने उसे घायल करके और कमजोर कर दिया था, इसलिए वो चाहकर भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। ये देखकर मायरा रोहन के पास गई और बोली, क्या रोहन, तुम इतने कमजोर निकलोगे मैंने सोचा नहीं था। मैंने तो तुम्हें अपने दोनों हाथ बंधे होने के बावजूद हरा दिया। बिग बुल ने सच में मुझे बहुत ताकतवर बना दिया है और अब मैं उनके पोते चिरायु की मौत का बदला लूंगी और साथ ही अपने भाई मयंक की मौत का हिसाब भी चुकता करूंगी। और जब तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हारी रिया को भी ढूंढकर मार दूंगी, तभी मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। इतना बोलकर मायरा ने अपने पैर के 10 इंच लंबे नाखूनों को रोहन के फेस की ओर पॉइंट किया और उसका काम तमाम करने के इरादे से एक जोरदार किक मारने लगी। उधर जमीन पर कमजोर हालत में पड़े रोहन ने जैसे ही मायरा के मुंह से सुना कि वो उसे मारने के बाद रिया को भी मार देगी, तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी बॉडी को पुश करके मायरा को रोकना चाहा। तभी रोहन के गले में मौजूद ब्लू स्टोन लॉकेट चमक उठा और उसका एनर्जी से खाली शरीर ऊर्जा से लबालब भर गया। ऐसा होते ही रोहन ने मायरा के पैर को अपने चेहरे पर लगने से पहले ही अपने हाथ से पकड़ लिया। फिर गुस्से में उसके पैर के 10 इंच लंबे नाखूनों को एक पंच मारकर उखाड़ फेंका। इससे मायरा को असहनीय दर्द हुआ और वो जोर से चीखी।
आह! और लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ी। तभी जमीन पर लेटा रोहन खड़ा हुआ और मायरा के पास जाकर बोला, अगर तुमने रिया को टच भी करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना बोलकर रोहन ने मायरा के दूसरे पैर के 10 इंच लंबे नाखून भी उखाड़ फेंके। इस चीज ने भी मायरा के पूरे शरीर को दर्द से भर दिया। उसके दोनों पैरों से खून निकल रहा था। अब मायरा के सिर्फ दोनों हाथों के नाखून ही सही सलामत थे, लेकिन रेड मेटल की जंजीरों से बंधे होने के कारण वो उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। अपनी ये हालत देखकर मायरा समझ गई कि अब ताकत से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। रोहन प्लीज, अब बस करो। मैं जानती हूं तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हारी मायरा को मारने की बात कही, लेकिन जरा सोचो, तुमने तो मेरे भाई मयंक को मार ही दिया, तो क्या मेरा नाराज होना नहीं बनता? मायरा ने इमोशनल कार्ड खेला। मयंक का मरना सिर्फ एक एक्सीडेंट था मायरा। मैं उसे कभी नहीं मारना चाहता था। वो तो जोजो ने फाइट के दौरान गुस्से में उसे मार दिया। रोहन ने मायरा को फिर समझाना चाहा, लेकिन वो फाइट तो तुम्हारी वजह से ही हो रही थी ना। मायरा ने मन ही मन सोचा और वो अभी भी रोहन से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसने अपने अंदर का गुस्सा रोहन के सामने जाहिर नहीं होने दिया और एक भोली सी सूरत बनाते हुए बोली, मुझसे तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती हो गई रोहन। प्लीज मुझे माफ कर दो, एक और मौका दे दो, मुझे इन जंजीरों से आजाद कर दो और जाने दो। मायरा की ये बातें सुनकर रोहन इस बारे में सोचने लगा। उसे मायरा पर अभी भी डाउट था। तभी मायरा फिर से रोहन को मनाते हुए बोली, सच कहूं तो रोहन, मैं तुम्हें अपना दुश्मन नहीं, दोस्त बनाना चाहती थी। जब से तुम्हें पहली बार देखा था तब से तुम्हारी दीवानी हो गई थी। तुम्हें चाहने लगी थी, लेकिन तुम रिया को चाहते थे, इसलिए जलन के मारे मेरा दिमाग खराब हो गया था और फिर मयंक की मौत ने मुझे और भी पागल कर दिया। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो। इतना बोलकर मायरा मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी। ये देखकर रोहन को मायरा के ऊपर दया आ गई और उसने लंकेश की दी हुई रेड मेटल की आरी से मायरा के हाथों की जंजीरें काट दी। खुद को आजाद पाते ही मायरा का उदास चेहरा खिल उठा। उसने रोहन की ओर देखा और शैतानी मुस्कान के साथ बोली, मुझे आजाद करने के लिए शुक्रिया रोहन। अब मैं तुम्हें इस दुनिया से आजाद कर देती हूँ। इतना बोलकर मायरा अपने हाथ के 20 इंच लंबे नाखूनों से रोहन पर वार करने लगी। हालांकि रोहन ने मायरा के वार को अपने पंच और किक से ब्लॉक कर दिया। तुम कभी नहीं सुधरोगी मायरा, रोहन चिढ़कर बोला। फिर रोहन ने मायरा के हमले को ब्लॉक करके उसके फेस पर एक जोरदार पंच मारा। इससे मायरा कई फीट दूर जा गिरी। तभी रोहन मायरा के पास आया और उसे उठाकर एक और पंच मारा। इससे मायरा सामने खड़े बड़े से पेड़ से जा टकराई और वहां गिर पड़ी। अब रोहन फिर से मायरा के पास उसे मारने आया, लेकिन तभी मायरा ने अपने तेज नाखूनों से पास लगे विशाल पेड़ का तना एक झटके में काट दिया। इससे वो विशाल पेड़ रोहन के ऊपर गिर पड़ा। हालांकि रोहन को कोई खास चोट नहीं आई। उसने उस विशाल पेड़ को अपने दोनों हाथों से उठाया और मायरा की तरफ फेंक दिया, लेकिन मायरा ने अपने नुकीले नाखूनों को तेज तलवार की तरह चलाकर उस पेड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तभी मायरा फुल स्पीड में रोहन की ओर दौड़ी और बोली, तुम्हें तो मैं अब नहीं छोड़ूंगी रोहन। जब तक तुम्हारा और रिया का मरा हुआ मुंह नहीं देख लेती, मैं हार नहीं मानूंगी, बार बार हमला करूंगी। इतना बोलकर मायरा ने अब तक की अपनी सबसे तेज स्पीड में रोहन पर हमला करना शुरू कर दिया। लॉकेट की एनर्जी होने के बावजूद रोहन को इन हमलों से बचने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसे हर हाल में मायरा को रोकना था, क्योंकि वो नहीं रुकी तो उसका अगला टारगेट रिया होगी और रोहन ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ऐसे में रोहन ने अपनी बॉडी को फिर से पुश किया और मायरा के 20 इंच लंबे नाखूनों पर एक के बाद एक कई सुपर पंच मार दिए। इससे मायरा के सारे नाखून टूटकर चकनाचूर हो गए। अब मायरा के हाथ और पैर दोनों के सारे नाखून नष्ट हो चुके थे। ये नाखून ही मायरा की शक्तियों की सबसे बड़ी हाईलाइट थे, इसलिए वो रोहन के साथ फाइट में ज्यादा देर नहीं टिक पाई और कुछ मिनटों के बाद थककर जमीन पर गिर गई। अब मैं तुम्हारा क्या करूं मायरा, रोहन चिढ़कर बोला। वही करो जो तुमने मयंक और चिरायु के साथ किया था, मुझे मार दो। जमीन पर अधमरी हालत में पड़ी मायरा गुस्से से बोली, नहीं, मैंने पहले भी तुमसे कहा था
मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। इनफैक्ट मैं किसी को भी नहीं मारना चाहता। चिरायु और मयंक दोनों ही अपने गलत कामों की वजह से मारे गए, लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। यहां से कहीं दूर चली जाओ और लौटकर कभी मत आना। खासकर मुझसे और रिया से कोसों दूर रहना, वरना अगली बार मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। इतना बोलकर रोहन वहां से जाने लगा। उधर मायरा ने रोहन से कुछ नहीं कहा। वो बस जमीन पर पड़े रोहन को चुपचाप गुस्से से घूरती रही और कुछ देर बाद बेहोश हो गई। रोहन के जाने के बाद वहां एक ब्लैक कलर की कार आई और बेहोश हो चुकी मायरा को उठाकर अपने साथ ले गई। उधर रोहन उस हॉस्पिटल में चला गया जहां घायल काव्या और जय का इलाज चल रहा था। क्योंकि लंकेश ही उन दोनों को लेकर आया था, इसीलिए वो भी वहां मौजूद था। अब कैसी हालत है तुम दोनों की? रोहन ने हॉस्पिटल रूम में एंटर करते हुए पूछा। मैं तो पहले से काफी बेहतर हूं, लेकिन जय को पूरी तरह से रिकवर करने में कुछ समय लग सकता है। बेड पर लेटी काव्या ने जवाब दिया। तभी रोहन की नजर लंकेश पर पड़ी। मेरे भाई बहन को हॉस्पिटल लाने के लिए शुक्रिया, रोहन ने लंकेश से कहा। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है रोहन। आज से हम दोनों दोस्त हैं और दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। वैसे वो मायरा नाम की लड़की का क्या हुआ? तुमने उसे हरा दिया? लंकेश ने जिज्ञासा से जानना चाहा। हाँ, शुरुआत में तो उसे हराने में मुश्किल जरूर हुई, लेकिन फिर मैंने सब संभाल लिया। पहले वो एक नॉर्मल इंसान हुआ करती थी, लेकिन अब पता नहीं कैसे सुपर विलेन बन गई। बोल रही थी कि बिग बुल ने उसे ताकतवर बना दिया, रोहन ने जवाब दिया। ये सुनकर लंकेश के कान खड़े हो गए। ये जरूर बिग बुल की सुपर विलेन फैक्ट्री का कमाल होगा। सुपर विलेन फैक्ट्री? अब ये क्या चीज है? रोहन ने कंफ्यूज होकर पूछा। ये एक ऐसी फैक्ट्री है जहां इंसानों पर तरह तरह के प्रयोग करके उन्हें सुपर विलेन में बदला जाता है। बिग बुल ने इस सुपर विलेन फैक्ट्री को डॉक्टर रोहित मेहरा के साथ बनाया था, लेकिन फिर पता नहीं दोनों के बीच में क्या हुआ और डॉक्टर रोहित मेहरा कहीं गायब हो गए। और अब इस फैक्ट्री के इंचार्ज डॉक्टर इकबाल है। लंकेश ने अपनी बात खत्म ही की थी कि बेड पर लेटे काव्या और जय डॉक्टर रोहित मेहरा का नाम सुनकर हक्के बक्के रह गए। डॉक्टर रोहित मेहरा? क्या आप उन्हें जानते हैं? काव्या ने हैरान होकर पूछा। मैं उनसे कभी मिला तो नहीं, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? क्या तुम डॉक्टर रोहित मेहरा को जानती हो? लंकेश ने क्यूरियस होकर पूछा। इस पर काव्या नम आंखों से बोली, हाँ, वो मेरे पापा हैं। ये सुनकर रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो आखिर कौन है ये डॉक्टर रोहित मेहरा? और क्या था उनका बिग बुल से कनेक्शन? क्या इस क्लू के सामने आने के बाद रोहन अपने पिता से कभी मिल पाएगा? जानने के लिए सुनिए। लंकेश के मुंह से अपने पापा डॉक्टर मेहरा का नाम सुनकर काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। आप मेरे पापा को कैसे जानते हैं? काव्या ने हैरान होकर पूछा। दरअसल मैं नहीं जानता, मेरा एक दोस्त है, वो डॉक्टर मेहरा को अच्छे से जानता है। उसी ने मुझे बताया था कि बिग बुल के पास जो सुपर विलेन फैक्ट्री है, उसे कभी डॉक्टर मेहरा पार्टनरशिप में चलाया करते थे। लंकेश ने एक्सप्लेन किया। क्या आप डॉक्टर मेहरा के बारे में कुछ और बता सकते हैं? वो इस समय कहाँ हैं? किस हाल में हैं? और वो बिग बुल की सुपर विलेन फैक्ट्री छोड़कर क्यों गए? अपने पिता के बारे में हर एक बात जानने को बेताब रोहन ने पूछा। इस पर लंकेश बोला, सॉरी रोहन, पर मुझे डॉक्टर मेहरा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। मेरा पूरा फोकस हमेशा से बिग बुल पर रहा है, इसलिए मैंने कभी डॉक्टर मेहरा के बारे में ज्यादा कुछ जानने की कोशिश ही नहीं करी। लंकेश की ये बात सुनकर रोहन थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि वो अपने पापा के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहता था। लंकेश ने रोहन के इस उदास चेहरे को पढ़ लिया। लेकिन तुम टेंशन मत लो रोहन, अगर तुम अपने पापा के बारे में और जानकारी चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आखिर एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? लंकेश ने रोहन पर इंप्रेशन जमाते हुए कहा, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि बिग बुल को अगर कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रोहन है। इसलिए वो उसकी हर संभव मदद करना चाहता था। आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? रोहन ने क्यूरियस होकर लंकेश से पूछा। मेरा वो दोस्त जिसने मुझे डॉक्टर मेहरा के बारे में जानकारी दी थी, वो शायद तुम्हें उनके बारे में और भी बहुत कुछ बता सकता है। लंकेश ने एक्सप्लेन किया। अगर ऐसा है तो हम सभी आपके उस दोस्त के पास चलकर उससे मिल लेते हैं, बेसब्र रोहन ने कहा।
जिस पर लंकेश बोला, मेरा वो दोस्त अभी सिंगापुर में नहीं है, लेकिन मैं उसे जल्द यहां बुला लूंगा। फिर तुम्हें उससे अपने पापा के बारे में जो भी पूछना हो बिंदास पूछ सकते हो। इस पर रोहन को थोड़ी तसल्ली हुई। ठीक है, तो फिर हम आपके उस दोस्त के आने का इंतजार करेंगे। वो जब भी आए मुझे फोन करके बता देना। रोहन की इस बात पर लंकेश ने सहमति जताई और अलविदा कहकर वहां से चला गया। उसके जाते ही रोहन, काव्या और जय एक दूसरे को खुश होकर देखने लगे। उनकी आंखों में एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। डॉक्टर रोहित मेहरा, तो ये है हमारे पापा का नाम। रोहन ने उनको मन ही मन इमेजिन करके काव्या से कहा, हाँ, और अगर सब कुछ सही रहा तो हम जल्द उन्हें अपनी आंखों से भी देख सकेंगे। काव्या उम्मीद भरी नजरों से रोहन को देखकर बोली, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हमारे पापा और बिग बुल साथ में काम करते थे, नॉर्मल इंसानों को सुपर विलेन बनाते थे। रोहन ने हैरानी जताते हुए कहा, हाँ, तब मैं छोटी थी और मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि पापा ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन इसके पीछे भी जरूर कोई खास वजह रही होगी जो हमें उनसे मिलकर ही पता चलेगी। काव्या ने कहा, लगता है हमारे सारे डाउट्स लंकेश के उस दोस्त के आने के बाद ही क्लियर होंगे। रोहन ने कहा और फिर गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर अपने पापा को याद करने के बाद रोहन को रिया की भी याद आ गई। रिया के कोमा में जाने के बाद से रोहन उसे लेकर काफी टेंशन में रहने लगा था। उसे रात दिन बस इसी बात की उम्मीद रहती थी कि आज नहीं तो कल रिया कोमा से बाहर आ जाएगी। ऐसे में उसने सोचा, एक बार रिया से भी जाकर मिल लेना चाहिए। इसलिए रोहन ने काव्या और जय को अलविदा कहा और रिया से मिलने निकल पड़ा। रिया की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए रोहन ने एक छोटे से हॉस्पिटल में रिया का नाम बदलकर सीक्रेटली उसको वहां एडमिट किया था। उसकी सुरक्षा में हितेश और चेतन 24 घंटे वहां तैनात रहते थे। क्या रिया की हालत में कोई सुधार दिखा? रोहन ने रिया के कमरे में दाखिल होते ही चेतन से पूछा। अभी तो वैसी ही हालत है, डॉक्टर का यही कहना है कि कुछ कह नहीं सकते कि रिया कब कोमा से बाहर आएगी। चेतन की ये बात सुनकर रोहन निराश हो गया। वो बेड पर लेटी रिया के पास गया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, तुम ऐसे चुप चुप अच्छी नहीं लगती रिया। मेरे कान तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस गए हैं। मैं तुम्हें सच में बहुत मिस कर रहा हूं। प्लीज जल्दी लौट आओ। इतना बोलकर रोहन इमोशनल हो गया और उसकी आंखें नम हो गई। फिक्र मत करो रोहन, रिया जल्द होश में आ जाएगी। हितेश ने उदास रोहन को दिलासा दिया। हाँ, मुझे भी यही उम्मीद है हितेश, लेकिन इतना बोलकर रोहन रुक गया। लेकिन क्या रोहन? हितेश ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। लेकिन बात सिर्फ रिया के होश में आने की ही नहीं है, बल्कि उसके कोमा में रहते हुए भी उसकी जान को खतरा है। रोहन ने सीरियस होकर कहा। क्या मतलब? चेतन ने भी दिलचस्पी लेते हुए पूछा। बिग बुल रिया को मारना चाहता है क्योंकि मैंने उसके करीबी चिरायु को मारा। वो रिया को ढूंढ रहा है और कुछ समय पहले ही मायरा ने भी मुझ पर हमला किया था। वो भी रिया को मारने की बात कह रही थी। रोहन ने अपना डर जाहिर किया। क्या मायरा ने तुम पर हमला किया? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? क्या वो भूल गई कि तुम कितने ताकतवर हो? हितेश ने हैरान होकर कहा। एक्चुअली मायरा भी अब काफी ताकतवर बन गई है। उसने एक सुपर विलेन की शक्तियां हासिल कर ली थी और मुझ पर अटैक किया था। यह सुनकर हितेश को एक और झटका लगा। मायरा और सुपर विलेन, ये कैसे हुआ? हितेश ने अब और भी दिलचस्पी लेते हुए पूछा। अच्छी तरह तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो लंकेश बता रहा था कि बिग बुल के पास एक सुपर विलेन बनाने की फैक्ट्री है, जहां वो नॉर्मल इंसानों को सुपर विलेन में कन्वर्ट कर देता है। तो शायद मायरा को भी सुपर विलेन वाली शक्तियां वहीं से मिली होंगी। रोहन ने अंदाजा लगाया। इसका मतलब मायरा भी अब सुपर विलेन है। पहले ही खतरा कम था, जो अब एक और खतरा बढ़ गया। चेतन ने भौएं उचकाते हुए कहा। मायरा सुपर विलेन है नहीं, थी। मैंने उसकी मेन पावर यानी उसके जानलेवा नाखून उखाड़ फेंके, तो मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगी। रोहन निश्चिंत होकर बोला। लेकिन रोहन इस बात से अनजान था कि उसने मायरा की शक्तियां भले ही छीन ली थी, लेकिन उसके अंदर बदले की आग अभी भी जिंदा थी। रोहन से फाइट में बेहोश होने के बाद मायरा को एक ब्लैक कलर की कार उठाकर ले गई थी। जब मायरा ने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक बड़ी सी लैब में पाया,
जहां कई तरह के केमिकल्स और अजीबोगरीब हाईटेक मशीनें रखी हुई थी। क्या ये सुपर विलेन फैक्ट्री है? बेहोशी से होश में आई मायरा ने अपनी आंखें मसलते हुए कहा, हाँ मायरा, तुम बिग बुल की सुपर विलेन फैक्ट्री में ही हो। पीछे से एक आवाज आई। जब मायरा ने पलटकर देखा तो ये डॉक्टर इकबाल थे। डॉक्टर इकबाल, आपने मुझे जो सुपर नेल्स दिए थे वो रोहन ने तोड़ दिए। मैं उससे हार गई और शायद अब दोबारा जीत भी नहीं पाऊंगी। मेरा सुपर विलेन बनना भी बेकार रहा। मायरा उदास होकर बोली, तुम गलत हो मायरा, तुम्हारा सुपर विलेन बनना बेकार नहीं जाएगा। तुम भले ही रोहन से हार गई, लेकिन ये हार भी हमारे काम आएगी। तुम मेरे एक नए प्रयोग का हिस्सा बनोगी। डॉक्टर इकबाल एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मायरा कंफ्यूज होकर बोली। इस पर डॉक्टर इकबाल बोले, मैं तुम्हें फिर से एक सुपर विलेन बनाऊंगा, नई शक्तियां दूंगा। ये पहली बार होगा जब हम एक ही इंसान पर 2 बार प्रयोग करेंगे। उसे दूसरी बार सुपर विलेन बनाएंगे। लेकिन इतना बोलकर डॉक्टर इकबाल रुक गए। लेकिन क्या डॉक्टर इकबाल? मायरा ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। लेकिन ऐसा करने में तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। हम ये एक्सपेरिमेंट पहली बार कर रहे हैं, तो यहां 2 चीजें हो सकती है। पहली कि तुम्हारी बॉडी ये एक्सपेरिमेंट झेल नहीं पाएगी और तुम मर जाओ, या दूसरी, इस एक्सपेरिमेंट से तुम्हारी बॉडी इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि तुम्हें हराना नामुमकिन हो जाएगा। तो बोलो, क्या तुम अभी भी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनना चाहोगी? डॉक्टर इकबाल की ये बात सुनकर मायरा कुछ देर इस बारे में सोचने लगी और फिर बोली, मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूं डॉक्टर इकबाल। रोहन से बदला लेना ही मेरी जिंदगी का इकलौता मकसद है। अगर मैं ये नहीं कर पाई तो जिंदगी भर जिंदा लाश बनकर दुखी रहूंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं ये रिस्क लूं और रोहन से अपना अधूरा बदला पूरा करूं। मायरा का ये जवाब सुनते ही डॉक्टर इकबाल के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि वो काफी समय से अपने इस न्यू एक्सपेरिमेंट को करना चाहते थे। तैयारी शुरू करो, हम एक सुपर विलेन को और भी सुपर बनाएंगे, डॉक्टर इकबाल ने अपने साथी साइंटिस्ट से कहा। यह सुनते ही लैब में हलचल बढ़ गई। मायरा जिस टेबल पर लेटी थी उसे कुछ हाईटेक मशीनों के पास ले जाया गया और आगे की तैयारी शुरू कर दी गई। उधर दूसरी ओर हॉस्पिटल में रोहन अभी भी रिया के कमरे में मौजूद था। वो रिया के पास बैठकर अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था। कैसे रिया और उसकी सारा दिन नोक-झोंक होती थी और फिर ये नोक-झोंक धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और इस दोस्ती ने कब प्यार का रूप ले लिया, दोनों को पता ही नहीं चला। ये पहली बार था जब रोहन को किसी से सच्चा प्यार हुआ था और उसका ये पहला प्यार कहीं आखिरी प्यार ना बन जाए, इस ख्याल से ही वो परेशान हो उठा था। वो रिया को खोना नहीं चाहता था। इस ख्याल से ही वो डर जाता था। ये डर नाम की फीलिंग रोहन के लिए काफी नई भी थी, क्योंकि इसके पहले बड़े बड़े दुश्मनों से सामना होने पर भी रोहन कभी नहीं डरा था, लेकिन अपनों को खोने का डर उसे सता रहा था। रोहन इन सब बातों को सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि तभी उसका फोन बजा। ये जिग्नेश था। हेलो जग्गू अंकल, कैसे हैं आप? रोहन ने धीमी और उदास टोन में कहा, क्योंकि वो अभी भी रिया को खोने के ख्याल से दुखी था। उधर फोन पर मौजूद जिग्नेश ने भी रोहन की इस दुख भरी आवाज को भांप लिया। आई एम सॉरी रोहन, मुझे रिया के बारे में पता चला, लेकिन तुम टेंशन मत लो, वो जल्द कोमा से बाहर आ जाएगी। मुझे भी यही उम्मीद है जग्गू अंकल। वैसे आपकी लाइफ हांगकांग में कैसे कट रही है? मेरी मानिए तो कुछ दिन और वहीं रहिए, क्योंकि मेरे करीब जो भी आ रहा है बिग बुल उसे टारगेट कर रहा है, रोहन ने जिग्नेश को सावधान करते हुए कहा। इस पर जिग्नेश बोला, थोड़े दिन नहीं, मैं तो परमानेंट यही शिफ्ट होने की सोच रहा हूं। मैंने अपना सारा बिजनेस भी यहां 90% शिफ्ट कर दिया है। एक नया घर भी देखा। बस अब तुम्हारी एक छोटी सी मदद चाहिए। अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो। इसमें तकलीफ की क्या बात है जग्गू अंकल? आपने मेरी हर बार कितनी मदद की है, तो मैं भी आपकी मदद को हर पल हाजिर रहूंगा, रोहन ने जवाब दिया। इस पर जिग्नेश बोला, एक्चुअली मैंने लगभग अपनी सभी प्रॉपर्टी और बिजनेस को सेटल करके हांगकांग में शिफ्ट होने की तैयारी कर ली है।
बस अब मेरी बेटी कोयल को भी हांगकांग बुलाना है, लेकिन मुझे डर है कि रास्ते में हमारे दुश्मन कुछ गड़बड़ न कर दें। तो क्या तुम कोयल को घर से एयरपोर्ट तक पर्सनली छोड़ सकते हो? वहां एयरपोर्ट के पास तुम्हें मेरा पर्सनल जेट मिल जाएगा। तुम्हें बस उसमें कोयल को सही सलामत बिठाना है, फिर वो सेफली हांगकांग आ जाएगी। मैं जानता हूं तुम अभी रिया को लेकर थोड़ा परेशान हो, लेकिन ये छोटी सी मदद कर देते तो अच्छा होता। इस पर रोहन बोला, आप टेंशन मत लीजिए जग्गू अंकल, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। बोलिए, कब जाना है कोयल को लेने? कल रात को। मैं तुम्हें सारी डिटेल्स भेज रहा हूं, जिग्नेश ने जवाब दिया, जिस पर रोहन ने हामी भरी और कॉल कट कर दिया। उधर दूसरी ओर बिग बुल के सीक्रेट आइलैंड पर सुपर विलेन फैक्ट्री में मायरा पर हो रहे नए एक्सपेरिमेंट का काम जोरों शोरों से चल रहा था। कई केमिकल्स और मशीनों से गुजरते हुए मायरा का ये एक्सपेरिमेंट पूरी रात चला। उसे एक हरे रंग के द्रव्य से भरे बड़े से ग्लास टैंक में रखा गया था। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान मायरा कई बार बेहोश भी हो गई। फिर अगली सुबह मायरा की आंख अचानक खुली, जिसे देख डॉक्टर इकबाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अद्भुत! हमारा एक्सपेरिमेंट सफल हुआ, हमने कर दिखाया। यह है हमारी पहली सुपर विलेन जिसमें कोई कमी नहीं है, जिसे रोकना नामुमकिन है। तो अब क्या होगा आगे? आखिर मायरा के पास अब कौन सी नई शक्तियां आ गई हैं? और क्या इन शक्तियों के आगे रोहन टिक पाएगा? जानने के लिए सुनिए। डॉक्टर इकबाल ने मायरा को फ्लॉलेस सुपर विलेन में कन्वर्ट कर दिया था। मायरा हरे रंग के द्रव्य से भरे ग्लास टैंक में तैर रही थी। डॉक्टर इकबाल के न्यू एक्सपेरिमेंट के बाद मायरा बेहद ताकतवर महसूस कर रही थी। उसने अपनी एक उंगली उस ग्लास टैंक पर हल्के से टच की और अगले ही पल वो बड़ा सा ग्लास टैंक चकनाचूर हो गया। फिर मायरा बाहर आई और अपने हाथ पैर को मूव करते हुए बोली, मेरी बॉडी ये बहुत ही हल्की लेकिन ताकतवर महसूस हो रही है। ये हमारे न्यू एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। इससे तुम्हारी स्पीड और पावर पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है, डॉक्टर इकबाल ने मुस्कुराते हुए कहा और सीना चौड़ा करके अपने इस न्यू एक्सपेरिमेंट पर नाज करते हुए खड़े हो गए। वैसे मेरी नई शक्तियां क्या हैं? मायरा ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम जैसे जैसे ज्यादा फाइट करोगी वैसे वैसे अपनी इन नई शक्तियों से रूबरू होती रहोगी। लेकिन अभी के लिए इतना जान लो, इन शक्तियों के आगे तुम्हारा वो दुश्मन रोहन भी नहीं टिक पाएगा। तुम चाहो तो अभी जाकर उसका काम तमाम कर सकती हो। डॉक्टर इकबाल ने मायरा को सलाह दी। नहीं, उस रोहन से तो मैं बाद में निपटूंगी। पहले उसकी सबसे अजीज चीज रिया को अपने हाथों से मिटाऊंगी। मायरा ने बदले की आग आंखों में सुलगाते हुए कहा। रिया को तो हमारे आदमी कब से ढूंढ रहे हैं, लेकिन पता नहीं उस रोहन ने उसे कहां छिपा रखा है। सारा सिंगापुर छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। वहां मौजूद अन्ना ने मायरा से कहा। यह सुनकर मायरा बोली, कोई बात नहीं, रिया को ढूंढने का काम मुझ पर छोड़ दो। रोहन ने उसे दुनिया के किसी भी कोने में छुपाया हो, मैं उसे ढूंढ कर खत्म कर दूंगी। इतना बोलकर मायरा ने एक सुपर जंप मारी। इससे लैब की छत में एक बड़ा सा छेद हो गया और मायरा आसमान में कई फीट ऊपर उछल गई। फिर मायरा ने एक बड़ी सी छलांग मारी और लैब की बिल्डिंग से दूर आइलैंड के एक पेड़ पर आकर खड़ी हो गई। फिर अगली छलांग में आइलैंड के किनारे मौजूद समुद्र में आ गई। इसके बाद समुद्र के पानी को चीरती हुई बिजली की रफ्तार से तैरकर आगे बढ़ने लगी। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो जहां जहां से गुजर रही थी वहां वहां से समुद्र का पानी कई फीट ऊपर उछलकर दूर गिर रहा था। दूसरी ओर हॉस्पिटल के एक छोटे से रूम में रोहन रिया के पास मौजूद था। उसे जिग्नेश की बेटी कोयल को सुरक्षित एयरपोर्ट तक ले जाना था, लेकिन वो रिया को अकेला नहीं छोड़ सकता था। अब वैसे तो हितेश और चेतन रिया के पास मौजूद थे, लेकिन हाल ही में बड़े खतरे को देखते हुए रोहन ने सेफ्टी के लिए काव्या और जय को भी वहां बुला लिया था। दोनों घायल होने के बाद अब फिर से फिट हो गए थे। रिया को काव्या और जय के भरोसे छोड़कर रोहन कोयल को लेने जिग्नेश के सिंगापुर वाले घर जा रहा था। फिर रोहन की कार जैसे ही जिग्नेश के घर के बाहर आकर रुकी, कुछ दूर खड़े एक शख्स ने
अपना मोबाइल निकालकर इसकी सूचना एक मैसेज के जरिए किसी को भेज दी। उधर रोहन ने जैसे ही जिग्नेश के घर की डोरबेल बजाई, अंदर से कोयल बाहर आई। रोहन, आ गए तुम? अंदर आओ, पापा ने बताया था कि तुम लेने आने वाले हो। इतना बोलकर कोयल रोहन को अंदर ले जाने लगी। सारी पैकिंग हो गई? रोहन सीधा पॉइंट पर आया। हाँ, ऑलमोस्ट हो गई। तुम मुझे बस कुछ मिनट्स और दो। जब तक तुम चाय या कॉफी कुछ लोगे? कोयल ने रोहन को सोफे पर बैठाते हुए कहा। नहीं, मैं ठीक हूं। बस तुम अपना सामान थोड़ा जल्दी पैक कर लो, फिर मुझे रिया के पास वापस भी जाना है। रोहन की यह बात सुनकर कोयल भी थोड़ा उदास हो गई और बोली, अरे हाँ, पापा ने बताया था रिया के बारे में। सुनकर दुख हुआ मुझे। अब कैसी है वो? फिलहाल तो पहले जैसी ही है। अब देखो कब होश आता है उसे। रोहन उदास होकर बोला, आ जाएगा। आखिर तुम उससे सच्चा प्यार जो करते हो, और सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है। उसे कोई नहीं हरा सकता। इतना बोलकर कोयल अपने कमरे में सामान पैक करने चली गई। उधर मायरा बिग बुल के सीक्रेट आइलैंड से सिंगापुर आ चुकी थी। उसकी स्पीड बहुत तेज थी, इसलिए उसे यहां आने में सिर्फ कुछ ही मिनट्स लगे। यहां आते ही उसने सबसे पहले रिया को ढूंढने का काम शुरू कर दिया। उसने अपनी सुपर स्पीड से सिंगापुर के कई चक्कर लगा लिए, लेकिन रिया उसे कहीं नहीं मिली। ये रोहन के बच्चे ने रिया को किस हॉस्पिटल में छुपा रखा है? मैंने सारे हॉस्पिटल छान मारे, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। मायरा गुस्से में चिढ़कर बोली। फिर तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और उसने अपने मोबाइल पर एक नंबर डायल किया। हेलो हितेश डार्लिंग, कैसे हो? मायरा के मुंह से ये प्यार भरी बातें सुनकर हितेश का चेहरा खिल उठा। वो हमेशा मायरा पर लाइन मारता था, लेकिन मायरा कभी उसे कोई भाव नहीं देती थी। लेकिन आज तो मायरा ने न सिर्फ उसे आगे से कॉल किया था, बल्कि उससे प्यार से बातें भी कर रही थी। क्या बात है मायरा, आज तुम्हें अचानक मेरी याद कैसे आ गई? कहीं तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो नहीं हो गया? शायद तुम जान गई कि रोहन या चिरायु नहीं, बल्कि मैं तुम्हारा सच्चा प्यार हूं। हितेश ने प्यार भरे अंदाज में मायरा से पूछा। तुमने बिल्कुल सही पहचाना हितेश डियर। मैंने कभी तुम्हारे प्यार की कद्र नहीं की और रोहन के पीछे पड़ी रही, यहां तक कि अपनी बहन रिया के साथ भी बहुत बुरा करने की कोशिश की। लेकिन अब मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती हूं, और सबसे पहले माफी मैं रिया से मांगना चाहती हूं, क्योंकि चिरायु के अलावा उसकी इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूं। मैं रिया से माफी मांगने उसके बंगले पर गई थी, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। क्या तुम बता सकते हो कि रिया अभी कहां है? मायरा ने बातों को घुमाकर हितेश से रिया का पता जानना चाहा। मायरा मायरा मायरा, मेरी प्यारी चतुर मायरा, मैं जानता हूं आई हैव अ क्रश ऑन यू, और मैं जब भी तुम्हें देखता हूं पगला जाता हूं। लेकिन मैं इतना भी पागल नहीं हूं कि तुम्हारे असली इरादों को भाप ना पाऊं। तो रिया का पता तो तुम्हें नहीं बता सकता, पर हां, अगर तुम चाहो तो मैं अपना पता तुम्हें बता सकता हूं। हम दोनों मिलते हैं किसी रोमांटिक रेस्टोरेंट में रोमांटिक डेट पर। वहां तुम मुझे बता देना तुम्हें रिया से क्या क्या बोलकर माफी मांगनी है। मैं तुम्हारी बात उस तक पहुंचा दूंगा। हितेश की यह बात सुनकर मायरा चिढ़ गई और उसने गुस्से में फोन रख दिया। हितेश उसके इरादे पहले ही भाप गया था, लेकिन उससे कॉल पर बात करने के दौरान मायरा को एक खास क्लू मिला था। मायरा जब हितेश से फोन पर बात कर रही थी, तब उसे बैकग्राउंड में बच्चों के खेलने कूदने की और स्कूल की घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। मायरा ये बात जानती थी कि रिया कोमा में है और उसे किसी हॉस्पिटल में रखा गया है, लेकिन वो हॉस्पिटल कौन सा है, इसकी मायरा को कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे में मायरा ने सिंगापुर के उन हॉस्पिटलों की तलाश शुरू कर दी जो कि किसी स्कूल के आसपास हैं। मायरा को पूरे सिंगापुर में ऐसे सिर्फ 2 ही अस्पताल मिले। इसमें से एक अस्पताल काफी फेमस था और सिटी के बीच में ही मौजूद था, वहीं दूसरा सिटी के आउटसाइड में था और उसके बारे में कोई ज्यादा जानता भी नहीं था। मायरा को यह समझते देर नहीं लगी कि रोहन ने जरूर सिटी के बाहर मौजूद इस अस्पताल में ही रिया को छुपाया होगा। ऐसे में वो फौरन उस अस्पताल की ओर चल पड़ी।
दूसरी ओर जिग्नेश के घर पर कोयल की सारी पैकिंग हो गई थी। वो सारा सामान लेकर हॉल में बैठे रोहन के पास आ गई और बोली, अब मैं जाने को रेडी हूं, हम चल सकते हैं। गुड, रोहन ने जवाब दिया और कोयल का सामान लेकर अपनी कार में रख दिया। फिर वो कोयल को लेकर एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ा। वैसे तुम सिंगापुर छोड़कर जा रही हो तो तुम्हें तो यहाँ की याद बहुत आएगी, कार चला रहे रोहन ने पूछा। हाँ, सिंगापुर मेरे दिल के काफी करीब था। मैंने अपनी जिंदगी के कई साल यहाँ बिताए हैं। अभी अचानक छोड़कर जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं कर भी कह सकती हूँ। पापा की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमारा हांगकांग में ही रहना सेफ है। इतना बोलकर कोयल थोड़ी इमोशनल हो गई। कोई बात नहीं, जब कुछ दिनों के बाद चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तो तुम वापस सिंगापुर आ सकती हो, रोहन कोयल को दिलासा देते हुए बोला। लेकिन ये चीजें कब नॉर्मल होंगी पता नहीं, और पापा अब हांगकांग में शिफ्ट होने का मन बना चुके हैं, इसलिए मुझे भी उनके साथ वहां जाना होगा। क्योंकि मैं यहां सिंगापुर में रही तो उन्हें हमेशा मेरी फिक्र रहेगी कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कोई मुझ पर हमला ना कर दे। कोयल ने इतना कहा ही था कि तभी हवा को चीरता हुआ एक तीर आया और उसके बालों को छूता हुआ निकल गया। कोयल बाल बाल बच गई थी। ये देखकर रोहन हैरान रह गया और उसने फौरन अपनी कार रोक दी। जब रोहन ने सामने नजर दौड़ाई तो देखा कि एक खूबसूरत लड़की हाथ में तीर कमान लिए खड़ी है। हालांकि उसके हाथ में मौजूद ये तीर कमान कोई नॉर्मल तीर कमान जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि ये पूरी तरह से मेटल का बना हुआ था और इसमें कई बटन्स लगे हुए थे। ये दिखने में किसी हाईटेक गैजेट जैसा दिख रहा था। इससे चलने वाले तीर भी सामान्य तीर की तुलना में काफी अलग थे। तीर कमान वाली इस खूबसूरत लड़की को देखकर रोहन कार के बाहर निकला। कौन हो तुम और हमारा रास्ता क्यों रोक कर खड़ी हो? रोहन ने सख्त लहजे में पूछा। मेरा नाम एरिका है और मुझे बिग बुल ने भेजा है तुम्हें खत्म करने, तीर कमान लिए खड़ी खूबसूरत लड़की ने फुल कॉन्फिडेंस से कहा और फिर अगले ही पल रोहन पर एक तीर चला दिया। ये तीर जैसे ही कमान से छूटा रोहन की ओर तेजी से आने लगा। ये देख रोहन फौरन अपनी जगह से उछलकर हवा में कूद गया। इससे वो तीर रोहन से टकराने की बजाय उसके पीछे खड़े एक ट्रक में जा टकराया। ऐसा होते ही उस तीर में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और वो बड़ा सा ट्रक जलकर राख हो गया। ये देख रोहन समझ गया कि एरिका नाम की इस लड़की के पास कुछ स्पेशल तीर है जिससे रोहन को हर हाल में बचना होगा। तभी रोहन ने उस एरिका की ओर तेजी से बढ़ना शुरू किया। ये देख एरिका ने रोहन के ऊपर फिर से वही बम वाले तीर बरसाना शुरू कर दिए। लेकिन रोहन कभी नीचे स्लाइड कर जाता तो कभी ऊपर हवा में उछल जाता तो कभी टेढ़ा मेढ़ा दौड़कर तेजी से भाग जाता। इस तरह रोहन एरिका के खतरनाक तीरों से बचता हुआ उसके बेहद नजदीक चला गया और उस एरिका को एक जोरदार पंच मारना चाहा। लेकिन तभी एरिका ने अपनी बॉडी को पीछे की ओर झुका लिया और बिजली की रफ्तार से अपना एक तीर निकालकर रोहन के पंच वाली मुट्ठी में गाड़ दिया और फिर फौरन वहां से दूर भाग गई। उधर रोहन की मुट्ठी में गड़ा वो तीर अगले ही पल फट गया और वहां एक जोरदार धमाका हुआ। रोहन नहीं! कार में बैठी कोयल टेंशन में आकर चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर एरिका का ध्यान कोयल की ओर गया। रोहन तो गया काम से, अब अगली बारी तुम्हारी है। इतना बोल एरिका ने एक तीर कोयल की ओर चला दिया, लेकिन वो तीर कार में बैठी कोयल को लगता उसके पहले सट से एक आवाज आई और एक तेज हवा के झोंके के साथ ही वो तीर कहीं और गिर गया। जब एरिका ने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। ये रोहन था जो पता नहीं उस धमाके से कब बचकर बाहर निकला और उसने तेज रफ्तार से आकर उस तीर को किक मारकर उसके डायरेक्शन को बदल दिया। अगली बार मेरी दोस्त के ऊपर तीर चलाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, रोहन ने एरिका को घूरते हुए वार्निंग दी। उधर दूसरी ओर मायरा उस हॉस्पिटल के सामने पहुंच गई थी जहां उसे रिया के होने का शक था। हो ना हो, रोहन ने रिया को जरूर इसी हॉस्पिटल में कहीं छिपाया होगा। बस मुझे किसी तरह से ये बात कंफर्म करनी होगी, मायरा खुद से बोली। फिर हॉस्पिटल को निहारते हुए आगे बढ़ने लगी। लेकिन दूसरी ओर ध्यान होने की वजह से वो सामने से आ रहे एक लड़के से टकरा गई, जिससे उस लड़के के हाथ में रखी सारी मेडिसिन जमीन पर गिर गई। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? देखकर चल नहीं सकती क्या? वो लड़का चिल्लाया, लेकिन जब उसने मायरा का चेहरा देखा तो उसे अपने चिल्लाने पर पछतावा होने लगा। उधर मायरा ने जब इस लड़के को देखा
तो उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। दरअसल ये लड़का कोई और नहीं बल्कि जय था, जिसे देखकर मायरा को 100% यकीन हो गया कि रिया इसी हॉस्पिटल में है। तो तेरी की। जय मायरा को अपने सामने देखकर बोला, तो यहां छुपा कर रख रखा है तुमने मेरी प्यारी बहना को। मायरा कातिल निगाहों से जय को घूरते हुए बोली, तो अब क्या होगा आगे? क्या मायरा रिया को कोमा से बाहर आने से पहले ही मार देगी? क्या जय अकेला मायरा को रोक सकेगा? और इन सब बातों से अनजान रोहन का क्या वो एरिका को हरा पाएगा? सुपर विलेन की नई शक्तियां पाने के बाद मायरा ने वो हॉस्पिटल ढूंढ लिया था जहां रोहन ने रिया को छुपा कर रखा था। दूसरी ओर रोहन कोयल को लेकर एयरपोर्ट जा रहा था कि तभी बिग बुल की फाइटर एरिका ने उसका रास्ता रोक लिया। रोहन एरिका के साथ फाइट करने में बिजी था और वो इस बात से अनजान था कि मायरा फिर से नई शक्तियों के साथ लौट आई है और रिया को मारने के लिए हॉस्पिटल के बाहर खड़ी है। अस्पताल के बाहर मायरा और जय आपस में टकरा गए थे। जय को वहां देखकर मायरा को 100% यकीन हो गया था कि रिया इसी अस्पताल में है। तो यहां छुपा कर रखा है तुमने मेरी प्यारी बहना को, मायरा ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। तुम फिर कैसे लौट आई? रोहन ने तो बताया था कि उसने तुम्हें हरा दिया। जय हैरान होकर बोला, हाँ, लास्ट टाइम रोहन की किस्मत अच्छी थी, लेकिन इस बार मैं उसे न सिर्फ हराऊंगी बल्कि जान से भी मार दूंगी। पर उसके पहले मैं उसकी चहेती रिया की जान लूंगी। इतना बोलकर मायरा हॉस्पिटल के गेट की ओर जाने लगी। तभी जय ने उसका रास्ता रोक लिया। मेरे रहते तुम रिया को हाथ भी नहीं लगा सकती। रोहन ने उसकी सुरक्षा का जिम्मा मुझे दिया है, इसलिए उस तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। जय मायरा को घूरते हुए बोला, लगता है लास्ट टाइम की मार तुम भूल गए। तब तो मैंने सिर्फ तुम्हें घायल किया था, लेकिन इस बार तुम्हें सीधा कब्रिस्तान पहुंचा कर रहूंगी। इतना बोलकर मायरा ने गुस्से में जय पर हमला बोल दिया। अब जय कुछ समझ पाता और अपना कोई मूव चलता, उसके पहले ही मायरा अपनी सुपर फास्ट स्पीड से जय के पास आ पहुंची और उसे एक पंच मार दिया। मायरा का यह पंच इतना ताकतवर था कि जय हॉस्पिटल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस से जा टकराया। जय की टक्कर से वो एम्बुलेंस आगे से पूरी तरह पिचक गई। मायरा के इस वार से जय को बहुत तेज दर्द हुआ। उधर मायरा बिना कोई देरी किए हॉस्पिटल के गेट की ओर बढ़ने लगी ताकि रिया को ढूंढकर खत्म कर सके। लेकिन वो जैसे ही हॉस्पिटल के गेट के पास पहुंची, एक एम्बुलेंस हवा में उड़ती हुई आई और उससे टकराकर उसे गेट से दूर फेंक दिया। ये जय था जिसने मायरा के ऊपर एम्बुलेंस फेंककर हमला किया था। इससे मायरा को कोई खास नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन वो जमीन पर गिर पड़ी और धूल से सन गई। इस चीज ने मायरा को बहुत गुस्सा दिलाया। उसने जय को घूरते हुए देखा और फिर जिस एम्बुलेंस ने उसे टक्कर मारी थी उसे सुपर स्पीड से कई क्विक पंच मारे और एक बड़ी सी लोहे की बॉल में बदल दिया। फिर मायरा ने इस बड़ी सी लोहे की बॉल को जय की ओर ऐसे फेंका जैसे किसी बंदूक से कोई गोली फायर की हो। हालांकि जब ये लोहे की बॉल जय के पास पहुंची तो वो अपनी जगह से ऊपर हवा में उछल गया और मायरा के वार से बच गया। उधर वो बड़ी सी लोहे की बॉल एक बड़े से पेड़ से टकराई और उसे रोकते हुए वहीं रुक गई। तभी जय उस टूटे हुए पेड़ के पास गया और उसे बल्ला बनाकर उस लोहे की बड़ी सी बॉल को मायरा की ओर फेंक दिया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मायरा जय की इस बॉल को अपनी ओर आता देख वहां से हटी नहीं, बल्कि उसने उस बॉल को एक जोरदार पंच मारा जिसकी उम्मीद जय को बिल्कुल नहीं थी। मायरा के पंच से वो लोहे की बॉल जय की ओर तेजी से गई और उससे टकरा गई। जय इस बार मायरा के वार से नहीं बच पाया और उस बड़ी सी लोहे की बॉल की टक्कर से अधमरा होकर जमीन पर गिर पड़ा। उधर दूसरी ओर रोहन अभी भी बिग बुल की फ्यूरियस फाइटर एरिका से फाइट कर रहा था। एरिका अपने हाईटेक तीर कमान से बम वाले तीर रोहन पर बरसाकर उसे चौंका रही थी। उधर कार में बैठी कोयल भी इस फाइट को देखकर टेंशन में आ गई थी। तभी एरिका ने कुछ ऐसा किया जिससे हर कोई हैरान रह गया। उसने अपने हाईटेक तीर कमान से एक अजीब सा तीर रोहन की ओर छोड़ा। लाल रंग का ये तीर जैसे ही रोहन की ओर आया, रोहन उससे बचने के लिए रास्ते से हट गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रोहन के हटते ही यह तीर बीच हवा में रुक गया और फिर उस डायरेक्शन में मुड़ गया जहां रोहन खड़ा था।
ये देखकर रोहन ने फिर से अपनी पोजीशन चेंज कर ली, लेकिन ये तीर फिर से रोहन को फॉलो करने लगा। अब बात साफ थी, रोहन जहां जहां भागेगा ये तीर भी उसके पीछे पीछे आएगा। ऐसे में रोहन ने एरिका के इस हमले को नाकाम करने के लिए अपने आसपास मौजूद कई बड़ी चीजें जैसे पेड़, गाड़ी, बड़े पत्थर सब कुछ उस तीर की ओर फेंके, लेकिन ये तीर सभी को चीरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। इससे रोहन जान गया कि ये तीर काफी शक्तिशाली है। तभी रोहन ने नोटिस किया कि इस तीर की स्पीड पहले से बढ़ गई है और वो अब तेजी से रोहन को मारने उसकी ओर आ रहा है। ऐसे में रोहन ने अपना दिमाग दौड़ाया और तेजी से बार बार डायरेक्शन बदलकर कभी इधर तो कभी उधर भागने लगा। इससे रोहन का पीछा कर रहा ये तीर भी कंफ्यूज होने लगा। तभी रोहन अचानक दौड़ता हुआ एरिका के सामने खड़ा हो गया। फिर वो तीर जैसे ही उसके बेहद नजदीक आया तो वो फौरन वहां से हट गया और वो तीर सीधा एरिका के कंधे में जाकर लगा। आह! एरिका दर्द से चिल्लाई। रोहन ने उसके तीर से उसे ही घायल कर दिया था। इस बात ने एरिका का दिमाग बहुत खराब कर दिया। उसने गुस्से में ब्लैक कलर के 4 तीर निकाले और एक एक करके बिजली की रफ्तार से रोहन पर चला दिए। लेकिन ये चारों रोहन को मारने उसके पास नहीं आए, बल्कि इन्होंने हवा में तैरते हुए रोहन को चारों ओर से घेर लिया। इसके बाद इन चारों तीरों ने एक साथ नीले रंग की चमकीली तरंगें निकाली जो सीधा रोहन को जाकर लगी। इन नीली तरंगों में सामान्य बिजली से भी कई गुना ज्यादा करंट था। इससे रोहन की पूरी बॉडी वाइब्रेट होने लगी। रोहन का पूरा शरीर दर्द से तड़पने लगा। वो चाहकर भी अपनी बॉडी हिला डुला नहीं पा रहा था। फिर कुछ मिनटों के बाद रोहन के पैर लड़खड़ाने लगे और वो घुटनों के बल जा गिरा। उधर दूसरी ओर अस्पताल के बाहर मायरा के वार से जय की हालत भी खराब थी। वो जमीन पर अधमरा पड़ा था। ये देख मायरा उसके पास से गुजरी और बोली, थोड़ी देर यहीं और तड़पते रहो, पहले मैं रिया को मार दूं, फिर जल्दी वापस आकर तुम्हें भी उसके पास पहुंचा दूंगी। इतना बोल मायरा अस्पताल के गेट की ओर बढ़ने लगी। अंदर आते ही मायरा अस्पताल के हर फ्लोर पर रिया को खोजने लगी। तभी 5वें फ्लोर पर आते ही गलियारे में उसे काव्या दिख गई। वो समझ गई कि रिया जरूर इसी फ्लोर पर होगी। उधर मायरा को अचानक अपने सामने देख काव्या के होश उड़ गए। तुम यहां क्या कर रही हो? चली जाओ यहां से, काव्या ने सख्त लहजे में मायरा से कहा और फिर उसे घूरने लगी। ये देख मायरा हंस पड़ी। तुम दोनों भाई बहन एक जैसे ही हो। मार खाने के बाद भी इन्हें अकल नहीं आई। चलो कोई नहीं, मैंने तुम्हारे भाई को तो अधमरा कर दिया है, अब तुम्हें भी ठिकाने लगा देती हूं। इतना बोलकर मायरा काव्या की ओर हमला करने बढ़ी। उधर काव्या भी पीछे नहीं हटी और मायरा की ओर बढ़कर उसने उसे एक किक मारने की कोशिश की, लेकिन मायरा ने बड़ी आसानी से काव्या की किक को एक हाथ से रोक लिया। फिर दूसरे हाथ से काव्या के पेट पर एक जोरदार पंच मारा। इससे काव्या अस्पताल की लास्ट दीवार तक घिसटते हुए उससे टकराकर गिर पड़ी। इस टक्कर से उस दीवार में दरार पड़ गई और वो बस टूटने ही वाली थी। मायरा का ये वार झेलकर काव्या समझ गई कि ये पहली वाली मायरा नहीं रही, बल्कि और भी ज्यादा पावरफुल बन गई है। अब काव्या का पहला लक्ष्य मायरा को रिया के कमरे से हर हाल में दूर रखना था। मायरा उस फ्लोर तक पहुंच तो गई थी जहां रिया को रखा गया था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि मायरा किस कमरे में है। बस इतना ही दम है तुम में मायरा? मुझे तो लगा था कि कोई बड़ा वार करोगी, लेकिन तुम तो छोटी बच्ची निकली। काव्या ने जानबूझकर मायरा को भड़काया। उसकी ये तरकीब काम भी कर गई। काव्या की ये बात सुनकर मायरा को बड़ा गुस्सा आया और वो काव्या को मारने फुल स्पीड से दौड़ी। फिर मायरा जैसे ही काव्या को मारने उसके पास आई, काव्या ने अपने पीछे लगभग टूट चुकी दीवार पर एक पंच मारा और बाहर कूद गई। उसके वहां से हटते ही फुल स्पीड से आ रही मायरा भी दीवार तोड़कर बाहर आ गिरी। अब काव्या और मायरा दोनों हॉस्पिटल के 5वें फ्लोर से गिरकर नीचे आ गए। मायरा को रिया से दूर ले जाने का काव्या का प्लान सफल हुआ। हालांकि अब उसे गुस्से से तिलमिलाई मायरा का सामना करना था, जो उसे गुस्से से घूर रही थी। अब तुम मुझे इरिटेट करने लगी हो, मायरा गुस्से से बोली और फिर तेजी से दौड़ते हुए उसने काव्या पर हमला बोल दिया।
काव्या ने इस बार अपनी गजब की फुर्ती दिखाकर मायरा के किक और पंच से बचना चाहा, लेकिन मायरा ने अपनी स्पीड और बढ़ा ली और फिर एक किक सीधा काव्या के फेस पर जाकर लगी और वो हवा में उड़ती हुई उस जगह गिर पड़ी जहां जय पहले से अधमरी हालत में था। उधर दूसरी ओर रोहन को एरिका के 4 ब्लैक तीरों ने चारों तरफ से घेर रखा था। उनसे लगातार हाई वोल्टेज वाली नीली तरंगें निकल रही थीं और रोहन की बॉडी की सारी एनर्जी खत्म कर रही थी। इस कारण रोहन कमजोर होकर घुटने के बल गिर पड़ा। मैंने तो सुना था कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन तुमने तो अभी से ही मेरे आगे घुटने टेक दिए। बड़े शर्म की बात है, वो शख्स जिसने कई सुपर विलेंस को हराया एक नॉर्मल इंसान के हाथों मारा जाएगा। एरिका ने रोहन का मजाक बनाते हुए कहा। दरअसल एरिका कोई सुपर विलेन नहीं थी, बस उसका तीर कमान बहुत हाईटेक था, जिसकी सहायता से वो रोहन पर भारी पड़ रही थी। उधर रोहन एरिका की बात को इग्नोर करके अपने कमजोर पड़ चुके शरीर को किसी तरह से फिर से ताकतवर बनाने के बारे में सोच रहा था। ब्लूस्टोन लॉकेट ही उसकी आखिरी उम्मीद था, लेकिन अभी भी उसने उस पर महारत हासिल नहीं की थी। इसे अपनी मर्जी से एक्टिवेट करना रोहन ने अभी भी नहीं सीखा था। ऐसे में उसने अपनी दोनों आंखें बंद की और अपनी सभी इंद्रियों को शांत करके सबका फोकस उस लॉकेट की ओर कर दिया। रोहन अपने आसपास की सभी चीजों को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ अपने गले में मौजूद उस लॉकेट के बारे में सोच रहा था। तभी उस लॉकेट में हल्की सी हलचल हुई। वो थोड़ा सा वाइब्रेट हुआ, हालांकि वो अभी भी चमक नहीं रहा था। रोहन समझ गया कि वो अपने लक्ष्य के बेहद करीब है, इसलिए उसने अपना पूरा जोर लगाकर फिर से उस लॉकेट को महसूस करना शुरू किया। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो रोहन उस लॉकेट के साथ कम्युनिकेट कर रहा हो। फिर अगले ही पल वो हुआ जिसका रोहन को बेसब्री से इंतजार था। उसके गले में मौजूद लॉकेट चमक उठा, उसका रोम रोम ऊर्जा से भर उठा। यह पहली बार था जब रोहन ने बिना किसी इमोशनल ट्रिगर के अपना लॉकेट एक्टिव किया था। कुछ ही देर में घुटनों के बल बैठा रोहन धीरे धीरे फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। फिर अगले ही पल अपने ऊपर आ रही नीली तरंगों को तोड़ते हुए एक के बाद एक हवा में तैर रहे उन चारों काले तीरों को उसने तोड़ दिया। जहां ये देख कोयल के चेहरे पर मुस्कान आ गई तो एरिका हक्की बक्की रह गई। असंभव, एरिका हैरान होकर बोली। अब वो समझ गई कि उसने रोहन को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, इसलिए उसने अपना अब तक का सबसे पावरफुल तीर निकाला और रोहन पर चला दिया। गोल्डन कलर का ये बड़ा सा तीर जैसे ही एरिका के कमान से निकला, वो एक के बाद एक मल्टीप्लाई होकर 100 तीरों में बदल गया। अब रोहन के सामने 100 खतरनाक तीर एक साथ आ रहे थे। उधर दूसरी ओर अस्पताल में काव्या और जय दोनों अधमरी हालत में अस्पताल के बाहर पड़े थे और गुस्से से तिलमिलाई मायरा उन्हें मारने आगे आ रही थी। तो अब क्या होगा आगे? क्या रोहन एरिका के 100 तीरों से बच पाएगा? और क्या जय और काव्या मायरा के हाथों मारे जाएंगे? अगर हां, तो फिर रिया का क्या होगा? क्या मायरा उसे भी